हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेई एडवांस 2021 के कुछ क्वेश्चनों के सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि अभी रिसेंटली जेई के एग्जाम में पूछे गए हैं, एडवांस में पूछे गए हैं, मैथ्स के पेपर में जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशन हम देखेंगे। इसके अलावा केमिस्ट्री के लेक्चर के लिए भी कृष्णा सर ने सॉल्यूशन अपलोड किया है, आप चाहें तो वो जाकर के देख सकते हैं। उसका लिंक यहाँ पर आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, उसमें भी हमने दे दिया है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन। जैसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर अ ट्रायंगल हुज साइड्स लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड द लाइन x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 1 1 देन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अब समझते हैं इसको ये क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। ये देखिए x एक्सिस y एक्सिस, ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसकी जो साइड है वो x एक्सिस पे और इस लाइन पे x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 ऐसे कुछ जाएगा, है ना। कैसे पता किया मैंने, x0 रख के y की वैल्यू निकाली है और y0 रख के x की वैल्यू निकाली है, तो कुछ ऐसे जाएगा। अब इसमें ये कह रहा है कि यहाँ पे ऑर्थो सेंटर है, कहीं ऑर्थो सेंटर यहाँ है 1,1 पे। ठीक है, तो फिर यहाँ से जो सर्किल पास होगा जो वर्टेक्स से ट्रायंगल्स की, उसकी इक्वेशन क्या है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या था, वैसे तो मैं निकाल सकता हूँ, इसमें सर्किल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन यूज करके और इसमें रेडियस फाइंड करके, बट इतना नहीं कर रहे हैं। देखिए इसमें बस ये कर लीजिए कि ये जो पॉइंट है ना 1 1, इसकी आप इमेज फाइंड कर लीजिए इस लाइन के रिस्पेक्ट में, यानी x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये जो लाइन है ना इसके रिस्पेक्ट में हम इसकी इमेज फाइंड कर लेते हैं, किसकी 1 1 की। अब लाइन की रिस्पेक्ट में इमेज कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है ना। मान लीजिए इसकी पॉइंट यहाँ पे आ रही है अल्फा और बीटा, मान लेते हैं इसकी इमेज अल्फा बीटा है, तो मैं दो चीज़ यहाँ पे यूज़ करूँगा। एक, ये जो लाइन यहाँ से ये है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलरली कट करेगा इसको, और इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 आने वाला है ना। ये वाली जो लाइन है, नई लाइन जो हमने ड्रॉ करी है, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप, ये जो लाइन थी x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। तो देखिए इसकी जो स्लोप है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसकी अगर आप स्लोप निकालेंगे m1, तो ये m1 आ रहा है यहाँ पे, dy/dx कर लीजिए तो -1 आएगा, है ना, dy/dx -1, तो इसकी जो स्लोप है वो -1 आ रही है। इसका मतलब इसकी लाइन की स्लोप क्या होगी, -1 इंटू m2 इक्वल टू -1, जो कि होता है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। तो इसकी स्लोप कितनी आ रही है, देखिए इसकी आ रही है m2 इक्वल टू 1। अब मैं इसकी इक्वेशन निकाल लूँगा लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 यानी 1 इज इक्वल टू स्लोप यानी 1 और x माइनस x1। तो आप देख सकते हैं 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद, और y इज इक्वल टू x। तो इसका मतलब ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू x है, और ये जो लाइन है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकता हूँ x, y, इसको x1 y1 मान लेते हैं। तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दूँ, तो x हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -½ और क्योंकि ये x इक्वल टू वाई है, तो यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे -½ -½ और ये -½ को अब मैं यूज़ करूँगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, कि इन दोनों का मिड पॉइंट ये आने वाला है। तो इसका मतलब अल्फा, यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है, देखिए इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 1, ये वो जो ऊपर है 1/2 कितना आएगा -½ तो यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू आएगी -2, बीटा की वैल्यू आएगी -2। ये प्रोसेस है आपका किसी भी पॉइंट का किसी पर्टिकुलर लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज निकालने का। अब होगा क्या, आपने ये अल्फा बीटा जो मिरर इमेज निकाला है, आप जब सर्किल ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली इससे जाएगा, है ना। जब सर्किल ड्रॉ करेंगे तो इससे होते हुए जाएगा। इसका मतलब ये -2 क्या करेगा, सर्किल के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, और बस यही यहाँ पे मेन पॉइंट है। क्योंकि जो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें -2 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसमें भी नहीं कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है, इसमें कर रहा है 2 वाले में, देख सकते हैं -2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 माइनस का 6 0 हो गया, इसी को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, x² प्लस y² प्लस x प्लस 3y इक्वल टू 0, ये आपका सही आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन x ऑफ y सच दैट 0x जो है 0 से 9/4 के बीच में है, y की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3y एंड x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू
2, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये जो एरिया है इसके रीजन का, ये जो पूरा दे रखा है, इसका एरिया क्या है, ठीक है। तो देखिए कई बार क्या होता है जेई में भी लड्डू बढ़ते हैं, तो ये वैसे ही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन। देखिए करना क्या था, तो आइए इसका ग्राफ देख लेते हैं। देखिए ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस, x y। देखिए x की वैल्यू है 0 से 9/4, तो ये आपका कहीं 9/4 यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर है ये 9/4, तो 0 से 9/4 आपकी x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 से 1 है, ये आपका 0 1 है ना, मान लेते हैं ये आपका 1 है, ये आपका 9/4 है। तीसरा है आपका कि x इज ग्रेटर देन 3y, तो x इक्वल टू 3y का जो ग्राफ आएगा उसको ड्रॉ कर लेते हैं। x इक्वल टू 3y कुछ ऐसे जाएगा इस तरीके से, x इक्वल टू 3y, और क्योंकि x बड़ा है 3y से, तो फिर क्या ये अबव होगा या इसके बिलो होगा, यानी कौन सा रीजन की बात कर रहा है। तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं किसी पॉइंट को। जैसे यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, मान लीजिए 1,0 कुछ भी है, तो 1,0 भी होगा इधर, तो देखिए 1 और 0 तो इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो इसका रीजन नीचे है, नीचे बिलो द कर्व। और चौथा है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो आपको पता है x प्लस वाई इक्वल टू 2, यानी x 0 पे y2 और y 0 पे x2, तो यानी ये 2,0 जो कि इधर होगा यहाँ पे 2, ये 9/4 है ना, 9/4 है 2 पॉइंट समथिंग, तो इससे इधर आने वाला है, तो यहाँ पे कहीं होगा 2,0 और यहाँ होगा कहीं 0,2, और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन इस तरीके से। तो कॉमन रीजन देखेंगे आप, कौन सा रीजन है जो सब में आ रहा है, तो आप देख सकते हैं ये जो रीजन है यहाँ पे, ये वाला आपका कॉमन रीजन आने वाला है, ये जो मैंने रेड कलर से कर दिया है, ये रीजन है, इसका एरिया पूछ रहा है बस, ठीक है। देखिए कभी मैंने बोला ना, कभी कभार बहुत इजी क्वेश्चन आता है, तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इसका एरिया पूछ रहा है। तो आप देखिए क्या करेंगे इसका एरिया, तो मैं क्या करूंगा, ये यहाँ पे इसको देखिए ये डॉट डॉट करके यहाँ मिला लीजिए, ये तो बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंटीग्रेशन अंडर दिस कर्व एंड माइनस करेंगे यहाँ से लेकर के और इस पॉइंट तक का अंडर दिस कर्व। तो आप देख सकते हैं ये वाली जो लाइन थी, ये वाली, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 2 लाइन है ये वाली, और ये जो हमने ड्रॉ की थी ये थी x इक्वल टू 3y। तो ये दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं, पहले ये फाइंड कर लूँ। तो यहाँ पे अगर x की जगह आप 3y रख देंगे, आप x की जगह पे 3y रख देंगे उसमें, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3y प्लस y इज इक्वल टू 2, तो 4y इज इक्वल टू 2, तो जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2, लेकिन हमें एक्चुअली में x चाहिए, तो 1/2 प्लस x इक्वल टू 2, वापिस y की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1/2, जो आप जानते हैं 3/2, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये 3/2 है, ये 3/2 ये वाला पॉइंट है। तो ऑब्वियसली 3/2 से लेकर और ये जो पॉइंट है ये 9/4 है, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो 2,0 है। तो आपका एरिया क्या आना चाहिए, आपका इसका एरिया क्या आना चाहिए, तो देखिए जो एरिया आएगा वो दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, ये ऑप्शन है, ठीक है, D13/2 था। तो देखिए एरिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया आएगा इंटीग्रेशन 3/2 से लेकर के 9/4 तक, और किसका, अंडर दिस लाइन है ना, ये वाली लाइन। तो ये लाइन में अगर आप y देखेंगे तो कितना है, x/3 टाइम dx एंड प्लस इंटीग्रेशन, प्लस नहीं माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, किसको माइनस करेंगे, यहाँ से सिर्फ 3/2 से लेकर 2 तक, तो माइनस 3/2 से लेकर 2 तक, और किसका, ये जो यहाँ पे दूसरी लाइन है ये वाली, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 2, यानी 2 माइनस x आ जाएगी y की वैल्यू और इंटू dx। तो ये जो इंटीग्रेशन करके जो आंसर आएगा ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, बहुत सिंपल था। ये 3/2 से लेकर के और यहाँ तक 9/4 तक अंडर दिस लाइन एंड 3/2 से लेकर 2 तक ये, तो ये ट्रायंगल माइनस कर देंगे, जो बच रहा है वो एरिया आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से, तो अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो जो आंसर आ रहा है वो 11/32 आ रहा है। अब आप ये सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसमें तो आएगा नहीं क्योंकि लेंथ ही है काफ़ी, तो मैं फोन से पढ़ रहा हूँ, आपको नीचे स्क्रीन पर देख रहा है, आप देख सकते हैं। जो क्वेश्चन है वो है कंसिडर 3 सेट्स, ठीक है, लिख लेते हैं सेट्स को। तो जो 3 सेट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए पहला जो सेट है वो है E1 इज इक्वल टू, गिवन दिया है 1 2 3। दूसरा जो सेट है E2 वो आपको दे रखा है F1, सॉरी, दूसरे सेट का नाम है F1, तो F1 का नाम है 1 3 4। एंड नेक्स्ट सेट है आपका जिसका नाम है G1, तो G1 में आपके पास एलिमेंट है 2 3 4 और 5, ठीक है, ये आपके पास एलिमेंट है। अब वो क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं, कह रहा है 2 एलिमेंट आर चूजन एट रैंडम, यहाँ से आप 2 उठाइए फ्रॉम E1 विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं करना है आपको, वापस नहीं रखना है आपको, 2 एलिमेंट यहाँ से उठाने हैं, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है 1 2 1 3, तो आपने 2 यहाँ से उठाए। उसको उठाने के बाद आप क्या कीजिए, उसको लेट S1 डिनोट द सेट ऑफ 3 चूजन एलिमेंट्स एंड लेट E2 इज इक्वल टू E1 माइनस S1। तो 2 एलिमेंट आप यहाँ से उठाइए और उनका नाम है S1, S1 यहाँ से 2 एलिमेंट है। उसके बाद आप S2 बनाइए। S2 कैसे बनेगा, S2 के लिए आपको E1 में से S1 माइनस करना है,
ठीक है, मतलब E1 में अब एक ही एलिमेंट बचा हुआ है कुल मिला के, तो E1 में से S1 माइनस कर दिया, फिर F2 करेंगे आप F1 यूनियन S1, यानी इसका और इसका यूनियन, ये जो उठाए ना दो एलिमेंट उनका यूनियन, वो F2 हो जाएगा। नाउ F2 में से दोबारा चूज कीजिए और फिर यही प्रोसेस। तो कुल मिला करके मैं समझाता हूँ इसमें क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से दो एलिमेंट उठाया, यहाँ से दो एलिमेंट उठाया, उसको उठा के यहाँ पे रखिए, है ना, यहाँ से दो एलिमेंट लीजिए, जो भी आएंगे इसमें डाल दीजिए। ठीक है, अब जैसे ही इस सेट में दो एलिमेंट डालेंगे उसके बाद फिर वहां से दो एलिमेंट उठाइए, अगले सेट में डाल दीजिए, अगले सेट से फिर दो एलिमेंट उठाइए और वापस E1 में पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से दो उठाए, यहाँ डालने हैं, यहाँ से दो उठाओ, यहाँ से डालने हैं, यहाँ से दो उठाओ, वापस यहाँ डालने हैं। कह रहा क्या प्रोबेबिलिटी है कि वापस ये जो E1 बनेगा ना वो वही बनेगा रिटर्न। मतलब अगर मैंने 1 2 उठाया तो 1 2 उठाने के बाद यहाँ मैंने 1 2 डाला F में, और उसके बाद यहाँ से फिर 1 2 उठा के यहाँ डाला G में, और फिर वापस वही 1 2 उठा के E1 में डाल दिया, तो घुमा फिरा के हमारे पास वापस E1 ही बचा, है ना। वो कुछ और भी हो सकता था, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वापस घुमा फिरा के E1 ही हो जाएगा, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यार, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट इजीली वे में पहली बार में समझ में नहीं आएगा कैसा है, बट एक्चुअली ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। देखिए इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो कह रहा है कि ऐसे घुमा फिरा के जब मैं वहां से उठाऊंगा तो ये घुमा फिरा के E1 आ जाएगा। तो देखो यार, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ गया, यहाँ से उठा रहे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए सॉल्व करने के लिए ये कुछ नहीं, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। कैसे, देखिए मान लेते हैं हमारा जो ए इवेंट है जो हमें पता है वो है E3, जो वापस घूम के आएगा वो E1 ही है, यही तो कह रहा है वो E3। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे तो वो ये कह रहा है कि यहाँ से जो लास्ट में आप सेट उठाएंगे और वो E1 के साथ यूनियन करेंगे तो वो E1 ही बनना चाहिए। तो मतलब मैं मान लेता हूँ कि मेरी जो ए इवेंट है जो हमें पता है वो है E3 E1 दोनों बराबर आना, यानी तो स्टार्टिंग का सेट है और जो लास्ट में सेट है बराबर आना। अब देखिए ये कहाँ से बराबर आएगा, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, तो इसको मान लेते हैं, क्योंकि ये E1 E2 E3 है, इसको मान लेता हूँ मैं P1 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, P1 से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि E1 E2 से ही करते हैं यूजुअली, बट इसमें E1 E2 है पहले से, तो P1 डिनोट कर रहा हूँ मैं कि हमने स्टार्टिंग में क्या पिक किया, 1 2 पिक किया, तो 1 2 वेर पिक। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में 1 2 पिक किया, ये P1 है। ऐसे ही P2 मान लेते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में 1 2 नहीं, मैंने 2 3 पिक किया होगा। ठीक है, और हो सकता है मैंने 2 3 भी नहीं, मैंने 3 और 1 या 1 और 3 पिक किया, तो ये आपके मान लेते हैं। और हमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 2 पिक करने के बाद ये वापस घुमा करके E1 बनेगा। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 आफ्टर पिकिंग, ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि वापस वही बनेगा अगर हमने 1 2 बुक किया। तो देखिए क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बेस थ्योरम कहता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी है P ऑफ A स्लैश, ठीक है, P ऑफ P1 P ऑफ A स्लैश P1 डिवाइड बाई P प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश P1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश P2 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A P3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश P3। ठीक है, ये P3 है। तो ये तो जनरल फॉर्मूला है बेस थ्योरम का जो आप जानते हैं, बस हमें ये है कि इसमें वैल्यू निकालनी है। अब कैसे, देखिए एक एक करके निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे पहले तो P1, ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ P1, मतलब इसको चूज करना। तो क्योंकि ये देखिए दो पेयर आपको चूज करने हैं 3 में से, तो 3 में से 2 पेयर करने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो 3 तरीके हो सकते हैं। यानी जो प्रोबेबिलिटी है इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3, ये वही है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी जो P2 है ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 ये भी 1/3 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 भी 1/3 है। तो 1/3 तो 3 तो हमें मिल गए। अब हमें चाहिए A स्लैश P1, तो जरा इसको निकालते हैं। तो पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश P1, मतलब 1 2 पिक करने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब आप G से लास्ट में 1 2 पिक करेंगे तो ये वापस यहीं आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं E से 1 2 पिक करूंगा, तो मैंने कर लिया, E2 1 पिक किया, उसको डाला है F1 में, उसको F1 में डाला। अब देखिए F1 में क्या होगा, जैसे F1 के साथ यूनियन करेंगे तो 1 तो ऑलरेडी था, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो अब हो गए 1 2 3 4, F1 में हो गए 4 एलिमेंट, और मुझे G से वापस 1 2 ही लेना है, G से वापस 1 2 लेना है ताकि E1 2 बन जाए। अब ये सोचो कि यार G में तो 2 है ऑलरेडी ना, G में तो 2 है, तो मतलब हमें क्या चाहिए G में, तो हमें चाहिए 1, हमें चाहिए 1, तभी तो आप वहाँ से 1 2 ले सकते हैं। अब अगर G में 1 चाहिए तो मुझे F से उससे क्या डालना पड़ेगा, तो मुझे F से ये 1 के साथ कोई भी डाल सकते हैं,
है ना, 1 के साथ कोई डालना पड़ेगा ना। अब क्योंकि जैसे हमने यहाँ से 1 2 उठाया था तो f हो गया है 1 2 3 4, और अब मेरे को 1 के साथ कोई भी पिक करना है। क्या करना है? 1 के साथ कोई भी पिक करना है कि मैं उसको यहाँ पुट कर सकूँ और फिर वहाँ से यहाँ पुट करें। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी इस f में से 1 के साथ कोई भी 1 2 1 3 1 4, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई भी आप पिक कर सकते हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है यार इन तीनों को पिक करने की, ठीक है। तो क्या होगा, p तो फिक्स है, तो कुल मिला के बाकी बचे हुए 1 2 3 में से आपको क्या करना है, 2 चूज़ करने हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 में से 2 चूज़ करना है, कुल मिला के 4 में से 2 चूज़ करने हैं, यानी 3c2 डिवाइड बाई 4c2। तो 3c2 इज़ 3 और 4c2 इज़ 6, यानी क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, किसकी, उस g में 1 आने की। उसके बाद वहाँ से 1 2 पिक करके आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। अब देखिए ये तो यहाँ से आ गया, अब प्रॉब्लम ये है कि वहाँ से भी तो यहाँ आएंगे। अब वहाँ कितने हो गए, तो जैसे आपने यहाँ से 1 2 किया, चाहे 1 3 किया, चाहे 1 4 किया, अब ये देखिए ना यार 2 3 4 तो वहाँ है ही, 2 3 4 तो वहाँ है ही, एक्स्ट्रा कौन आएगा, 1 ही आएगा। तो मतलब जो g है उसमें 1 एक्स्ट्रा आ गया है, g में 1 एक्स्ट्रा आ गया, तो g हो गया है 1 2 3 4 5। और अब वहाँ से 5 एलिमेंट में से आपको 1 2 पिक करके इसमें डालना है, तो वो क्या मल्टीप्लाई होगा, तो ये यही मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के साथ, है ना, 3c2 4c2 मल्टीप्लाई। तो क्या मल्टीप्लाई होगा, देखिए क्या मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 5। तो देखिए यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, जी में 5 है, 5 में से हमें क्या चूज़ करना है, 5 में से हमें एक पेयर ना 1 2 का पेयर चूज़ करना है। तो कितना है, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, एक ही 1 2 ही चूज़ कर सकते हैं, 2 3 कर नहीं सकते, तो एक ही ऑप्शन है। और टोटल कितने ऑप्शन है, तो टोटल है 5c2, 5 में से 2 चूज़ करें। तो इसका मतलब कुल मिला के a/p1 हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/5c2, यानी विच इज़ 10, ठीक है, 1/2। तो 5c2 कितना आएगा, 10 आएगा। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/10 a/p1 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से a/p2 भी निकाल लेते हैं। अब देखते हैं a/p2 कितना आएगा, a/p2। तो हमारा जो p2 है वो 2 3, ठीक है, 2 3 पिक करना। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा हो गया है, फंस गए बच्चे। देखिए 2 3 में क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ से E1 से 2 3 पिक करता हूँ और 2 3 को डालता हूँ किसमें, F1 में, तो F1 कुछ ऐसा दिखेगा, F1 दिखेगा कैसा, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 जैसा। और अब मुझे यहाँ से कुछ पिक करके जी में डालना है, तो सबसे पहले इस 1 2 3 4 में से कुछ पिक करना है ना। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली हम चाहते हैं कि हमारा E1 वापस क्या बन जाए, जो E3 है वो E1 बन जाए। तो E3 कब बनेगा E1, जब 2 3 रिटर्न आएगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं G के पास ऑलरेडी 2 3 है, G के पास 1 नहीं था इस केस में, पहले वाले में, लेकिन अब G के पास ऑलरेडी 2 3 है। तो अगर है तो यहाँ से 2 केस बनेंगे, अगर मैं 2 3 के साथ या 2 3 या 2 4 या 3 4, 2 3 2 4 या 3 4, इन तीनों में से किसी एक को पिक करके जी में डालता हूं, तो जी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जी वही रहेगा, है ना। क्या रहेगा जी हमारा, अगर मैं क्या करूंगा 2 3 3 4 या 2 4 में से कोई पुट करूंगा तो जी हमारा 2 3 4 5 ही रहेगा। लेकिन अगर मैंने 1 2 पुट कर दिया वहाँ पे, 1 2 या 1 3 या 1 4, तो जी में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो जी में 1 भी आ जाएगा। अच्छा आप समझ गए होंगे क्या डिफरेंस होने वाला दोनों में, ठीक है, क्या डिफरेंस होने वाला। तो ये यहाँ पे मेन था। तो देखिए सबसे पहले इसमें 2 केस बनेंगे। पहला केस कि मैं 2 3 3 4 और 2 4 में से कोई एक उठाऊंगा, तो 3 है मेरे पास, तो 3 बटा टोटल 4c2 यानी 6 डायरेक्ट लिख दो 4c2 और मल्टीप्लाई तो जी में कितने एलिमेंट है, 4 ही रहे, बदले नहीं एलिमेंट, क्योंकि 2 3 3 4 वहां पहले से थे, तो वो चेंज नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, 1 और डिवाइड बाई टोटल कितने हैं 4c2, यानी ये हो जाएगा 3/6 मल्टीप्लाई 1/6 और प्लस ऐड दूसरा केस। तो दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में अगर मैंने 1 के साथ 1 भी ले लिया, तो 1 2 1 3 या 1 4 में से कोई एक ले लिया, तो जी में हो जाएंगे 5 एलिमेंट। यानी अब आएगा यहाँ पे 3/6, ये तो उतना ही रहेगा ना, 1 के साथ 3 चुनना, 1 के साथ 2 3 4, 3 ऑप्शन है तो 3/6 और मल्टीप्लाई, लेकिन अब हो जाएंगे 5, तो अब आएगा 1/5c2 यानी 10, 5c2 यानी 10। तो ये यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसको ऐड करके आप लिख लीजिए। तीसरा यहाँ पर है PA/P3, यानी आपको 1 3 करने के बाद आपको 1 3 या 3 1 करने के बाद वापस 3 1 चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वो वाला केस बनता है, पहला वाला जैसा था कि अगर आपने यहाँ से 1 3 उठाया तो आप यहाँ पे 1 3 पुट करेंगे, लेकिन इसमें तो 1 3 ऑलरेडी है, तो F में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं,
ऐप में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और जी में 1 नहीं है तो और लेकिन 1 चाहिए हमें, तो इसका मतलब 1 के साथ ही चूज़ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब सबसे पहले यहाँ से 1 3 उठा के यहाँ गया, इस पर फ़र्क पड़ा नहीं, इस पर 3 एलिमेंट है, 3 में से मुझे 1 3 चूज़ करना है, कितने तरीके होंगे, है ना, 3 एलिमेंट है और 3 में से 1 और 3 चूज़ करने का कितने तरीके होंगे, तो 3 डिवाइड बाई, और टोटल तरीके कितने हैं 4C2, और सॉरी 2 ही तरीके मेरे पास, 3 नहीं 2 तरीके होंगे ना, 1 3 या 1 4, 2 ही तो ऑप्शन है, 3 4 तो चूज़ ही नहीं कर सकता क्योंकि फिर जी के पास 1 नहीं है, तो 2 तरीके आपके पास 2, तो आपके पास इसके पास है 2 और टोटल कितना है 3C2, तो 3C2 मल्टीप्लाई। अब जब 1 3 उधर चल जाएगा, जब आप यहाँ से 1 3 पुट करके जी में डाल देंगे तो जी में कितने एलिमेंट हो गए, तो जी में हो जाएंगे 5, जी में हो जाएंगे 5, और 5 में से आपको वापस इधर लेके आना है, तो 1 डिवाइड बाई 10 5C2, तो ये आपका तीसरा है PA/P3। तो इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट था, बाकी तो 2 सिंपल ही थे, तो ये और ये कर सकते हैं आप इसमें। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों के तीनों हमने निकाल लिए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको जाकर के बेस थ्योरम का जो स्टेटमेंट अभी लिखा था उसमें जाके पुट कीजिए और आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आएगा। थैंक यू।